नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस लिस्ट में सिर्फ 39 नाम थे। इन 39 नामों में 24 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज से आते हैं। यह आंकड़ा 60% से ज्यादा का है। अब आपको कांग्रेस की इस पहली लिस्ट की कुछ और बड़ी बात बताता हूं। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर औपचारिक मुहर लग गई है। हालांकि अभी भी यह सवाल बाकी है कि राहुल पिछली बार की तरह 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगर लड़ेंगे तो क्या यह दूसरी सीट अमेठी होगी, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने केरल की 20 में से 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। शशि थरूर एक बार फिर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम है। वो राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर 1999 से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में उन्होंने यहां से बड़ा रिस्क लिया है या बड़े रिस्क में पार्टी ने डाल दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक की 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कलबुर्गी सीट का जिक्र नहीं है। अभी यह सवाल बना हुआ है कि खड़गे की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा मेघालय की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इससे साफ होता है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन लगभग टूट गया है, क्योंकि ममता बनर्जी मेघालय की तुरा सीट मांग रही थी, जिस पर कांग्रेस ने अब प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट भले ही जारी कर दी, लेकिन अभी तक सवाल बाकी है। सवाल यह है कि अमेठी और रायबरेली का क्या होगा। यूपी की उन 17 सीटों का क्या होगा जिसे हासिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश इस वजह से अहम है क्योंकि यहां पार्टी की सेहत बहुत कमजोर है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद हाईकमान को लग रहा है कि यूपी में उसे अच्छे दिन लौट सकते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बदली है। आज मैं आपको इसके बारे में बड़ी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले कुछ आंकड़े देखिए। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 17 सीट तो मांग ली, लेकिन इन 17 सीटों पर पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी तक नहीं है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से कई पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार कांग्रेस जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2019 में जमानत जब्त हुई थी, जबकि गोरखपुर जिले की 5 सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी तक नहीं उतारा था। अब आप सोचिए, कांग्रेस जितनी मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन सवाल कई है। अमेठी और रायबरेली को छोड़ दे तो कांग्रेस के अंदर कहीं भी वो आत्मविश्वास नहीं दिखता जैसा कि दूसरे दलों में दिखता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़कर हारने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इनमें से कईयों ने खुलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो कई ऐसे नेता हैं जो दबी जुबान में इशारा कर रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको बारी बारी से यूपी के ऐसे नेताओं के बारे में बताता हूं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। इसमें कई नेता ऐसे हैं जिनकी सीट समाजवादी पार्टी के खाते से चली गई है, तो कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार चुनाव हारने के बाद किनारा कर रहे हैं। सबसे पहले अमेठी की बात करते हैं। देखिए, अमेठी की सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, लेकिन राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर पार्टी ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से मुझे जहां तक पता चला है तो राहुल गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ दिन पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका हूं। वो केरल के वायनाड से ही लड़ना चाहते हैं, जहां से पिछली बार जीते थे। इसी तरह रायबरेली है। इस सीट को लेकर भी कांग्रेस के भीतर भारी कंफ्यूजन है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद यहां से कौन लड़ेगा, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर और होर्डिंग जरूर लगे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस सवाल पर पूरी तरह से खामोश है। राहुल और प्रियंका भले ही अमेठी रायबरेली के सवाल पर खामोश रहे, लेकिन इन दोनों सीटों के कांग्रेस कार्यकर्ता जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 2 दिन पहले अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे थे। दोनों जिलों की कमेटियों ने प्रस्ताव पारित किया कि इन जिलों से गांधी परिवार को ही चुनाव लड़ना चाहिए।
हमारे रायबरेली के तमाम नेताओं ने और पदाधिकारियों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में प्रस्ताव पास किया कि यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। निश्चित रूप से रायबरेली से सांसद कांग्रेस परिवार का ही होगा। कांग्रेस कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल जी और प्रियंका जी अमेठी से चुनाव लड़ें। हम लोग अमेठी और रायबरेली से चल के इसलिए आए हैं कि अपने नेता को अपने घर फिर से पुनः वापस लेके जाएं और उनको ऐतिहासिक मत से अमेठी और रायबरेली से ऐतिहासिक मत से जो है जिता के भेजें। जो विकास गांधी परिवार ने किया है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बात। और अब बात करते हैं यूपी की उस सीट की जो बीजेपी के लिए सबसे अहम है, यानी वाराणसी। 2004 में यहां से कांग्रेस आखिरी बार जीती थी। इसके बाद के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जरूर उतरे, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। यह सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी है। लेकिन अंदर की बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीएम मोदी के सामने लड़कर हारने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। अजय राय चाहते हैं कि वो बलिया से चुनाव लड़े। इस सीट पर भूमिहार समाज के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भूमिहार वोटर इसी सीट से हैं। लेकिन बलिया सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी है। वाराणसी से 2004 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले राजेश मिश्रा भी पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें भी कांग्रेस की जीत का भरोसा नहीं था। वो इस बार भदोही से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीट जब समाजवादी पार्टी के पास चली गई तो बीजेपी में वो चले गए। अब भदोही से बीजेपी इन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस में बीजेपी में जाने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। कुछ दिन पहले पीएल पुनिया का नाम उछला था। इसकी वजह यह है कि बाराबंकी सीट पर इनका ठीक ठाक प्रभाव है और बीजेपी ने जिस उपेंद्र राय रावत को प्रत्याशी बनाया था वो विवादों में घिरने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि पीएल पुनिया ने बाद में इनकार कर दिया था इन तमाम बातों पर। पीएल पुनिया यूपी में बड़े दलित नेता है। मुझे पता चला है कि इनको लेकर बीजेपी अभी भी कोशिश कर रही है। हालांकि पीएल पुनिया ने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया था। जब से राजनीति में आया हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर कोई नज़दीक भी चांस नहीं है और उसी से हताश होकर इन लोगों ने किया है। मैं कांग्रेस में था शुरू से और आखिरी दम तक कांग्रेस में रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। देखिए, अब तक कांग्रेस के जितने भी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो सब इसी तरह की बातें करते थे जैसे आज पीएल पुनिया करते हैं। कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं के बारे में आपको बता दूं जो यूपी की सियासी जमीन को अपने लिए कमजोर मान रहे हैं। इनमें से एक नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। जी हां, ये ऐसे नेता हैं जो एक वक्त में यूपी के 18 विभाग संभालते थे। यूपी में कांग्रेस की तरफ से बड़ा मुस्लिम चेहरा है। इस बार गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह सीट सपा के हिस्से में चली गई। अब कांग्रेस जिस दूसरी सीट से इन्हें लड़ाना चाहती है वहां के लिए ये तैयार नहीं दिख रहे। इसी तरह एक और मुस्लिम नेता है, नाम है सलमान खुर्शीद। फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार ये सीट भी सपा के पास चली गई। अब किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़कर हारने का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। फतेहपुर सीकरी सीट जरूर कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन इस सीट से बार बार हारने वाले राज बब्बर की हिम्मत भी अब टूटती हुई दिख रही है। वो अब इस सीट से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। पूर्व सांसद रवि वर्मा लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ना चाहते थे। ये उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन अब इस सीट से सपा अपना प्रत्याशी उतारेगी और कांग्रेस नेतृत्व रवि वर्मा को सीतापुर से लड़ने को कह रहा है, जिसके लिए वो राजी नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह पूर्वांचल की महाराजगंज सीट है, जहां पिछली बार कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ी थी, तब उनकी जमानत जब्त हो गई थी। यह सीट कांग्रेस के खाते में है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि सुप्रिया श्रीनेत दोबारा लड़ना चाहती हैं या फिर नहीं। अभी ये कांग्रेस में सोशल मीडिया का भी काम देखती है। ऐसे में अपने काम का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना भी कर सकती है। सूत्र ये बात कह रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस की स्थिति क्या है और ऐसे हालात होने के बावजूद रायबरेली अमेठी से गांधी परिवार का किनारा करना पार्टी को कितना रसातल में ले जा सकता है। मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है। उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे?
और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। देखिए, बीजेपी अगर कांग्रेस पर हमला कर रही है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। और पार्टी के अंदर इस तरह के हालात देखकर सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही उसके नेताओं ने यूपी में अपनी हार मान ली है? और उससे भी बड़ा सवाल, कांग्रेस ने अखिलेश यादव से यूपी की 17 सीटों तो मांग ली है, लेकिन इन सीटों पर वो प्रत्याशी कहां से लाएगी? क्योंकि गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के पास कोई बड़ा नाम नहीं है। यह भी बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने से दूरी बना रहे हैं, बल्कि हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं वहां भी इसी तरह की स्थिति साफ साफ नजर आती है। हिंदी पट्टी का यह वही इलाका है जहां बीजेपी आज के वक्त में बहुत ज्यादा मजबूत है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर यहीं पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और इस लहर से मुकाबला कैसे किया जाए, इसका फॉर्मूला कांग्रेस के रणनीतिकार अब तक नहीं निकाल सके हैं। यह अपने आप में एक बड़ी वजह है। अभी मैंने आपको उत्तर प्रदेश की बात बताई, जहां कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से दूर भाग रहे हैं। अब हिंदी पट्टी के दूसरे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की बात बता दूं। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है, लेकिन सवाल है, क्या लोकसभा की लड़ाई में कोई बड़ा नेता चुनावी मैदान में दिखाई देगा? कमलनाथ खुद को मध्य प्रदेश का बड़ा नेता बताते हैं भी। छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद रहे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ते हैं। तो क्या कमलनाथ किसी दूसरी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? बार बार यह सवाल उठता है कि कमलनाथ का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में है या सिर्फ वो छिंदवाड़ा तक सीमित है। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक और बड़े नेता नाम है दिग्विजय सिंह। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार भोपाल से लोकसभा का चुनाव हारे तो राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच गए। ऐसे में वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश के अलावा भी कई जगह पर यही स्थिति है। और सीधे मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनके पास आपको ले चलता हूं। जैनेंद्र, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के पास कई बड़े नेता पूरे देश भर में ऐसे जो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। आपकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई, वीरेश पांडे ने भी कुछ नाम बताए थे। आखिरकार क्यों ये स्थिति और कौन कौन वो बड़े नाम है, कुछ के बारे में हमने तो बता दिया। जी जैनेंद्र। बिल्कुल रोहित जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके सारे बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरें और इसका सबसे बड़ा संदेश जो लिस्ट कांग्रेस की आई है उसमें केसी वेणुगोपाल का नाम है। केरल की 16 सीटें कांग्रेस लड़ती है, 4 सहयोगी दलों के लिए छोड़ती है। 16 में से पिछली बार कांग्रेस 15 जीती थी। एक अलापुजा सीट थी जहां कांग्रेस हारी थी। वो सीट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की थी, जो पिछली बार नहीं लड़े थे जिम्मेदारियों की वजह से। और इस बार जबकि वो राज्यसभा सांसद हैं, वो इस बार अलापुजा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल के जरिए राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव में उतरिए। लेकिन जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि हरियाणा से लेकर के कर्नाटक तक, तेलंगाना तक, जहां भी बीजेपी से सीधा मुकाबला है, वहां पर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। भूपेश बघेल का नाम पहले लिस्ट में है, ताम्रध्वज साहू का नाम पहले लिस्ट में है, दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, अजय राय, उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बात करें निरंजन चौधरी, ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा का देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, और इसके अलावा मध्य प्रदेश देखें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन सबके चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह है। टीएस सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा नाम रोहित जी, प्रियंका गांधी वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, उसी पर सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर खुद गांधी परिवार के सदस्यों के लोकसभा चुनाव लड़ने बिल्कुल जैनेंद्र, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल ये बड़ी बात आपने कही कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इस पर भी सस्पेंस है। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान का भी हाल है। यहां भी कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा झटका लगा और लोकसभा चुनाव में कई कांग्रेस नेता किनारा करने की सोच रहे हैं। इनके बारे में भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत की। ये राज्य की राजनीति में सक्रिय भरे हैं, लेकिन इनका लोकसभा चुनाव लड़ना तय नहीं है। इनके बेटे वैभव गहलोत को जरूर चुनाव लड़वाया जा सकता है, हालांकि उनकी सीट जोधपुर के बजाय अब जालौर हो सकती है। इसी तरह सचिन पायलट हैं, जो 2014 में अजमेर से लोकसभा चुनाव हारे थे। 2019 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो क्या सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है।
सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी। बहुत जल्द हम लोग जो सीसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेंगे। आज जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें छत्तीसगढ़ की 6 सीटों का जिक्र था। भूपेश बघेल भले ही राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव का नाम इस लिस्ट में नजर नहीं आया। मुझे पता चला है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट में भूपेश बघेल का नाम देखकर यह तो साफ है कि कांग्रेस बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन ये बड़े नेता ही खुद किनारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा की है, जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता सेफ जोन में रहना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पिछला लोकसभा चुनाव सोनीपत से हार गए थे। मुझे पता चला है कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हालांकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह कुमारी सैलजा को लेकर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इससे पहले 90 के दशक में कुमारी सैलजा सिरसा सीट से 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 2004 और 2009 में अंबाला से भी लोकसभा चुनाव जीती, लेकिन पिछला चुनाव हार गई थी। और रणदीप सुरजेवाला को लेकर भी इसी तरह की स्थिति है। वो राज्यसभा जा चुके हैं और लोकसभा चुनाव लड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें सेनापति की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, लेकिन हिंदी पट्टी में कांग्रेस की स्थिति इससे अलग दिखाई देती है। साफ है कि अगर बड़े चेहरे ही चुनाव से किनारा करेंगे तो कांग्रेस की दावेदारी इन सीटों पर कमजोर पड़ सकती है। हालांकि जिस राज्य में कांग्रेस मजबूत है वहां स्थिति इससे उलट है। पंजाब से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल तो उन राज्यों का है जहां कांग्रेस को संजीवनी चाहिए, फिर पुराने दिन चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक बड़े नेता हार का डर छोड़कर सेनापति की भूमिका में नहीं आएंगे। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस की, और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। मुश्किल अगर इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के आगे है, तो एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी के आगे भी परेशानियां कम नहीं है। बात करते हैं बिहार की, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच चिराग पासवान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। वो 6 सीटों पर अपनी मांग पर अड़ गए हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वो अपने साथ एक लिस्ट लेकर गए थे। चिराग पासवान ने बातचीत के दौरान ये लिस्ट टेबल पर रख दी। इस लिस्ट में 6 सीटों के नाम लिखे थे। ये वही सीट हैं जिन पर चिराग लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने राज्यसभा की एक सीट पर भी दावा दिया है। मुझे पक्का पता चला है कि जेपी नड्डा ने राज्यसभा सीट के बारे में चिराग को तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में बातचीत लोकसभा चुनाव के बाद होगी, और रही लोकसभा सीटों की बात तो उस पर भी चिराग को बीजेपी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद चिराग ने अपनी दलीलें रखी। इस बैठक में चिराग ने क्या क्या कहा, मेरे पास इसकी पूरी डिटेल है, मैं ये आपको सिलसिलेवार बताता हूं। देखिए, चिराग ने कहा कि अगर सीट काटी गई तो हमारे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि नीतीश के प्रेशर में सीट काटी गई, इससे वो मायूस होंगे, तो चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी ताकत वोट ट्रांसफर करने की है। ये चिराग ने बात कही जेपी नड्डा से। हम 2019 में भी 6 सीट पर लड़े थे। ये तमाम बातें जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बातचीत काफी अच्छे माहौल में हुई। इसके बाद चिराग लौट आए। सवाल यह है कि सीटों की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो चिराग क्या करेंगे। इसका चिराग की पार्टी के प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया है, यह मैं आपको सुनवाता हूं। बीजेपी बड़ी पार्टी होने का अपना धर्म निभाएगी, गठबंधन धर्म निभाएगी, और हमें हमारा जायज हक देगी और 6-1+ के फार्मूले पर अमल करेगी। देखिए, चिराग पासवान 2019 के आधार पर 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि अब लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है और इसके दोनों ही हिस्से एनडीए में हैं। बीजेपी को सीट शेयरिंग में दोनों का ख्याल रखना है, इसलिए चिराग की मांग पूरी होगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन एक संभावना है जिसके लिए शायद चिराग भी तैयार हो जाए। वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी चिराग की लोकसभा सीट काटेगी, ये तो करीब करीब तय है, लेकिन बदले में उन्हें विधान परिषद की कुछ सीटें बिहार में दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच का झगड़ा
बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। चिराग का रिश्ता नीतीश से भी ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी ये स्थिति बदलना चाहती है। नीतीश भी इसके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के नेता और नीतीश के करीबी संजय झा ने चिराग से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की। वैसे चाचा भतीजे का झगड़ा खत्म करने के लिए बीजेपी एक और तरीका भी आजमाना चाहती है। मुझे पता चला है कि बीजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विलय चाहती है। खबर इस तरह की भी है कि पशुपति कुमार पारस को इसके लिए पैगाम भेजा भी गया है। हालांकि यह मुश्किल लगता है क्योंकि पशुपति पारस की स्थिति फिलहाल चिराग की पार्टी के मुकाबले बेहतर दिखाई देती है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस के साथ 5 सांसद हैं। हालांकि जहां तक चाचा भतीजे के बीच रिश्ते सुधरने की बात है तो इस बारे में हमने दोनों पार्टियों के नेताओं से बात की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, जहाँ तक पारस बाबू से सुलह या लड़ाई की बात तो कोई है नहीं। देखिए, पारस बाबू जो हैं वो चिराग जी के पिता तुल्य हैं, चाचा जी हैं, और पासवान साहब का, चिराग बाबू का, इनका सबका एक खून का रिश्ता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक वजूद है और पूरे देश भर में हमारा एक मजबूत संगठन है। हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। आपने दोनों जवाब देख लिए। साफ साफ किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब समझौते के आसार अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आने वाले दिनों में यह तस्वीर कौन सा रंग दिखाती है कहना मुश्किल है। और जहां तक एनडीए की सीट शेयरिंग का सवाल है तो अभी की हालात में यह मसला तभी सुलझ सकता है जब चिराग 6 सीटों की मांग छोड़ने को तैयार हो जाए, वरना यह मुश्किल लग रहा है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में ठाकरे खानदान के 2 नेता, 2 भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए में शामिल हो सकती है। मतलब इंडिया गठबंधन के खेमे में उद्धव ठाकरे होंगे तो एनडीए के खेमे में राज ठाकरे होंगे। इसके लिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं। महाराष्ट्र में 24 की चुनावी जंग में क्या ठाकरे परिवार आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे अपने भाई उद्धव के खिलाफ एनडीए का साथ देने वाले हैं? राज ठाकरे की एमएनएस अगर एनडीए का हिस्सा बनती है तो एनडीए उसे कितनी सीट देने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नया गठजोड़ वजूद में आया तो फायदा एनडीए का है या एमएनएस का? लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और इसी बीच महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि एमएनएस अब एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकती है। इसके लिए बातचीत करीब करीब फाइनल स्टेज में है, जिस पर जल्द ही मोहर लग जाएगी। हमारी विचारधारा का स्वागत करने वाला हो, हिंदुत्व की वाणी बोलने वाला हो, तो ऐसे दलों को साथ लेने का शुरू से हमारा फैसला रहा है। पर इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति में कोई भी दल साथ आए न आए, उसके बावजूद भी हमारी यह स्थिति है कि हम 48 में से 45 लोकसभा की सीटें हम 100% जीतेंगे। ये सच है कि एनडीए के लिए 400 पार वाला टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल राज ठाकरे की सियासी ताकत को लेकर है, जो अपने पहले विधानसभा चुनाव को छोड़कर आज तक कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी। एमएनएस ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीती, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। ये आंकड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव में भी 1 सीट पर ही अटका रहा। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला। 2019 का लोकसभा चुनाव इसने लड़ा ही नहीं। ये आंकड़े स्ट्राइक रेट के मामले में एमएनएस को फिसड्डी साबित करने के लिए काफी हैं। फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के लिए न सिर्फ पलक पांवरे बिछाए बैठे हैं, बल्कि एमएनएस के लिए अपनी 1 सीट भी कुर्बान करने को तैयार हैं।